नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, टीएलटी, जीआईसी की सभी की क्लासें अब प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला भाग 2, यानी पहले भाग में आपको स्वर बताए हैं और दूसरे भाग में पूरा व्यंजन बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ये गारंटी है मेरी। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितना दिया गया है सब हम उसमें लेकर आए हैं। और जो तरीका अपनाए हैं उस तरह से अगर आप याद करते हैं तो आप पूरे जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फायदा हो सके। तो हिंदी वर्णमाला देख लीजिए, आज हम व्यंजन लेकर आए हैं। तो आपको पूरा प्रश्न हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले हम स्वर बताए हैं। तो आप देख लीजिए, पहले हम स्वर बता दिए थे। आप जो लोग वीडियो को स्वर को वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं वर्णमाला पर। सबसे पहले व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। फिर प्रश्न बनेगा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन लिखा गया है कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो आपके सामने लिखा गया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के होते हैं। कभी प्रश्न में आए तो आप लिख सकते हैं 3 प्रकार के, मुख्य 3 ही प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? लिखा गया 25। यानी 25 कहाँ से स्पर्श होता है? का से लेकर माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन है। का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन है। तो आपके सामने यहाँ लिखा है का वर्ग 5, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5। तो ये आपके 25, पंचम 25, ये 25 आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब तक स्पर्श 25 हो गया, अब ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो 4 क्या हैं ऊष्म व्यंजन? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा और हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन है। जब इनका उच्चारण होता है तो अंदर से क्या है? गर्मी आती है, इसलिए क्या है? ऊष्म व्यंजन, घर्षण करके आती हुई थी। तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, देखिए सबकी संख्या हम बताएं, पूछ सकता है पहले संख्या, फिर 4 इनकी भी संख्या है। कौन कौन है? तो या, रा, ला, वा, ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी भी संख्या 4 ही है। कौन कौन है? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन बना कैसे है तो आपको एक एक करके दिखा दे। छा बना है आधा का प्लस सा से, ये आपका छा है। त्रा क्या है? आधा ता और पूरा रा, यानी तीसरा क्या है? ज्ञा। ज्ञा क्या है? आधा जा और इया प्लस इया बराबर क्या है? ज्ञा। और आपका लास्ट है श्रा। ये होता है तालव्य और आधा सा और इसके बाद रा। अब देखिए आपको बता दें कि संयुक्त
उच्चिप्त व्यंजन में पहला वाला जितना भी अक्षर है क्या है, आधा रहेगा और बाद वाला अक्षर पूरा रहेगा। इतना ध्यान रहे। अगर किसी कारणवश अगर ये भी याद करता है तो इसके पीछे छोटा आ रहेगा सभी में छोटा आ रहेगा, तब जाके वो सही बात। नहीं आपको अगर मिल जाता है तो कभी कभी ऐसे दे देता है का प्लस सा प्लस आ, तो आप घबराए बिल्कुल ना, तो ये भी सही है और का प्लस सा ये भी सही है। तीसरी तरह सब में होगा। ठीक, अगला द्विगुण व्यंजन की संख्या। तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। कितना है? 2। पहला क्या है? ड़ा और दूसरा है अड़ा। ये द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 गुण हैं, इसके 2 गुण होते हैं। इसी को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। ये जब ये नीचे वाला बिंदी कह लीजिए जो हट जाता है, तब ये डमरू वाले में काम करते हैं। डमरू हो गया, ठीक है, डंडा हो गया, इसमें चलता है। ये ढक्कन में चलता है, ढोल में चलता है। लेकिन जैसे ही नीचे लगा तैसे इसका रूप बदल जाता है। तो ये डमरू कतई नहीं हो सकता, आप इसको पढ़ भी नहीं सकते। तो ये हो जाएगा सड़क में लगेगा, पेड़ में लगेगा, लड़ाई में लगेगा, इधर वाला चढ़ाई में लगेगा, ठीक है, पढ़ाई में लगेगा। इस तरह से इसका रूप बदल जाता है, इसलिए 2 गुण इसके हैं। अगला है लुंठित व्यंजन की संख्या। तो लुंठित व्यंजनों की संख्या 1 देखो लिखा ना, तो लुंठित व्यंजन 1 है, लेकिन है कौन? लुंठित व्यंजन 1 जो आपका है वो है रा। रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो जीभ थोड़ा आपका लुढ़क कराती है, जीभ आपकी लुढ़क कराती है। और इसी को एक नाम और है प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित 2 नाम इसके हैं, जानते रहिए। प्रकंपित कहा जाता है जब इसका उच्चारण करेंगे जीभ थोड़ा कंप होके आती है, इसलिए इसे प्रकंपित है। जैसे आप कह के देख लीजिए, आपको कहना है जिसे मेढक कैसे बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं। जब आप उसका करेंगे रा का उच्चारण कई बार, जैसे कहेंगे टर, देखिए तो जीभ आपका इतनी बार कंपन करता है, आप उसकी गणना नहीं कर सकते, यानी गिनती नहीं कर सकते। जिसे दर्रा देख लीजिए ना, तो ये सब में क्या है, इसलिए इसको लुंठित कहा जाता है। आप शायद समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न, पार्श्विक व्यंजनों की संख्या। तो पार्श्विक व्यंजन भी 1 है। तो पार्श्विक व्यंजन में क्या आता है? ला आता है। इसका जब उच्चारण होता है तो जी मतलब हवा जो है पार्श्व मतलब बगल से निकल जाता है, तब इसका उच्चारण होता है ला। यहाँ लिखे नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन होता है हर वर्ग का 5वां वर्ण, जान रहे हैं। तो हर वर्ग का 5वां, जिसको यमंगरणम बोला जाता है, एंगा, न्या, रा, ना, मा। यही आपके नासिक है। जब इसका उच्चारण होगा तो इसका नाक से होता है, जिसे कहेंगे nga, न्या, रा, ना, मा। ठीक है, इसलिए इसको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 5 होती है। अगला है अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? अघोष व्यंजनों की संख्या देख लीजिए, यहाँ लिखा गया 13 होती है। 13 कैसे होती है उसको हम गिन देते हैं। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ग अघोष, बाकी सब सघोष होते हैं। तीनों सा अघोष, बाकी सब सघोष। अब कहेंगे 13 कहाँ हुआ, हम तो 5 देख रहे हैं, तो इसको हम बता देते हैं। तो कह रहा हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, और इसके बाद पा, फा और तीनों सा। अब आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। तो 5 दूनी 10, 3, 13, ये हो गए अघोष। बाकी जितने भी बजते हैं सघोष, सघोष को पूरे जीवन में नायत करिए। बस अघोष अगर आपको याद है, मेरी गारंटी आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो महाप्राण व्यंजनों की संख्या 15 है। कितना है? 15। महाप्राण व्यंजन कौन कौन होते हैं? ये वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो आप जान सकते हैं हर वर्ग में 5 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, और इसके बाद यही इसमें भी रहेगा, तीनों सा, और इसके बाद हा, और इसमें आता है अढ़ा। ये इनकी संख्या 15 है। ठीक है, 15 है महाप्राण। जिसे अघोष देख लीजिए, अघोष किसे कहते हैं आप लोग इस जानते हैं। ये घोषत्व के आधार पे है, यानी जब स्वर संतुलन में कंपन हो
तब उसे सघोष, ना हो तो अघोष। उसी तरह महाप्राण है, प्राणत्व के आधार पे जब उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले तब अल्प प्राण और अधिक निकले तो महाप्राण। आगे चलिए, हम सब बता देंगे, पूरा कुछ छूटेगा नहीं आपका। संघर्षी व्यंजन की संख्या एक छूट गया है शायद, इसमें देख लेते हैं। स्पर्श संघर्षी छूटा है आपका, ये देख लीजिए, ध्यान आ गया। स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? स्पर्श संघर्षी आपका चा वर्ग। कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं, यानी चाछा जाझा, इसको स्पर्श संघर्षी मानते हैं। आगे कहाँ तक पहुँचे थे हम? अब देखिए यहाँ संघर्षी आया इसलिए ख्याल आ गया। पूछेगा संघर्षी व्यंजन कौन है, संघर्षी या उष्म संघर्षी कहेगा, जिनकी संख्या 3 है। यही तीनों आपके सा है भैया, यही समझ लीजिए बस, पूरे जीवन में आपको भूलना नहीं है, तीनों सा। आगे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में अगर पूछे वर्णों की संख्या तो 52। कितना है? 52। अगर पूछे, दो तरह से पूछता है, अगर पूछे लेखन के आधार पे तो आपका 52 होगा, उच्चारण के आधार पे आपका 45 होगा, उसमें 7 कम हो जाते हैं। ठीक है, तो लेखन के आधार पे 52, कुल मिला के वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आगे देखिए आ गया नवनिर्मित व्यंजन। नवनिर्मित व्यंजनों की संख्या यही 2 है। तो वहाँ नवनिर्मित का मतलब जो वहाँ आपके दुगुण थे वही नवनिर्मित हैं। ये नवनिर्मित, इसी को दूसरा नाम है, हम आपको बता दें, यही नवनिर्मित है, इनकी भी संख्या 2 है। अगर प्रश्न घुमा देता है, नवनिर्मित अगर द्विगुण करके नवनिर्मित करता है, यही 2 है। काकल्य वर्ण देख लीजिए क्या है, स्वरतंत्र मुखी संख्या कहा जाता है, स्वरतंत्र मुखी काकल्य वर्ण, इसकी संख्या 1 है। ये स्वरतंत्र मुखी में आता है आपका हा, क्या आता है? हा, ये आपका काकल्य है। फिर इसके बाद वत्स्य व्यंजन, वर्तस्य व्यंजन बोला जाता है, ये वत्स्य व्यंजन है, इनकी संख्या होती है 4। कितना होता है? 4। तो इसको आप देख सकते हैं, 4 कौन कौन है? सरल आप याद कर लीजिए, पूरी तरह से हो जाएगा। सरल, सरलज, क्या हो जाएगा? सरलज। आप ये जान लीजिए, चारों यही है, सा है, रा है, ला है, जा, ये चारों वर्ण, चारों अक्षर आपके क्या है? वर्तस्य व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है। इनका जब दंत के निचले भाग से क्या होता है? उच्चारण होता है। देखिए अब आपके बच्चे अर्ध स्वर वर्ण कौन है? तो अर्ध स्वर वर्ण जो है आपका या और रा, वैसे तो है चारों या, रा, ला, वा, लेकिन 2 मुख्य हैं अर्ध स्वर में आते हैं, या और वा। अगर आपसे पूछे अर्ध स्वर कौन है तो सबसे पहले आप वरीयता देंगे या को। फिर इसके बाद अगर या ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा सकते हैं पूरी तरह स्वतंत्र है वा। फिर आपसे आप सोचेंगे कि अगर या वा दोनों है, अगर दोनों है तो सब आप किस पे लगाइए? या पे लगाइए, क्योंकि जानते हैं ये को के अनुसार ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी। अब अर्ध स्वर अगर ये है तो अर्ध व्यंजन कौन है? तो अर्ध व्यंजन भी यही दोनों हैं। अर्ध व्यंजन भाई, जब कोई चीज़ आधा है, जैसे आधा गिलास पानी भरा है तो आधा खाली भी है, ठीक उसी तरह आपका अर्ध व्यंजन भी कहलाता है। अब इतने तो हो गए, लेकिन एक प्रश्न इसमें छूट गया है जो सबसे मेन है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है आगत व्यंजन, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। आगत व्यंजनों की संख्या 5 है। कितना है भैया? आगत व्यंजनों की संख्या 5 है। 5 कौन है? उसके लिए भी एक सूत्र है, कागज खफा, का ग ज ख फा, इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं हम। सूत्र है ये, इसमें देखो ये कागज फा है ना, इसको पूरा अगर लिखेंगे तो हो जाएगा। देखो 5 है, का ख ग ज फा ख फा। ठीक है, ये आपके 5 आगत व्यंजन, ये पांचों आपके फारसी हैं। फारसी हैं यानी विदेशी हैं, आगत हैं, मेहमान, 3 नाम इसके हैं। आगत कह सकते हैं, मेहमान कह सकते हैं, विदेशी कह सकते हैं। ठीक है, ये फारसी के हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कागज खफा, तो यानी का गा जा फा और खा फा, ये पांचों आपके आगत व्यंजन हैं, मेहमान हैं और विदेशी हैं, विदेशज हैं। ये फारसी के शब्द हैं,
नीचे ही नुक्ता लगने से इसका रूप बदल चुका है। ठीक है, ये हो गए आपके। अब आपके बचे हैं लुंठी। अब थोड़ा देख लीजिए क्या बचा है, कवर्ग चवर्ग पवर्ग उच्चारण स्थान। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। हम इसको लिखे नहीं थे लेकिन आप लोग जान लीजिए। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत। और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये आपके 5 हैं। बाकी यमन गणना नाम नासिका का उच्चारण स्थान नाक से होता है। ये आपके उच्चारण स्थान है। तो का में आपका एक व्यंजन आता है हा, इसका उच्चारण स्थान है। ईचू यसा नाम तालु में आता है आपका सा। चावर्ग प्लस सा, ये इसको तालव्य सा इसलिए कहा जाता है। टावर्ग में एक सा आता है मूर्धन्य सा, इसको कहा जाता है, खट्टी सा जो बोलते हैं। टावर्ग में आपका आता है ये सा, जिसको हम दंती सा बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों सा का अलग अलग है। ठीक है, फिर आपका रा आता है टावर्ग में, और यह आता है इचु जैसा नाम तालु में, और तवर्ग में आपका आता है रा आता है। ये सब इनके उच्चारण स्थान लितुलसा नाम दंती में आता है। इसमें आपका ला भी आता है। ये सब आपके व्यंजन पूरे हो गए। तो अब आप समझ सकते हैं कवर के लिए आपका सूत्र क्या बताया गया था। इचु यसा नाम कवर सॉरी कावर के लिए क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं अगर आप नहीं देख पाए हैं। तो कवर्ग में आपका आता है छोटा आ, बड़ा आ, और इसके बाद हा, और इसके बाद आपका विसर्ग, बाकी कावर्ग, इतने का उच्चारण स्थान कावर्ग है। चवर्ग में क्या आएगा, इचु जैसा नाम का तालु मतलब छोटी बड़ी, इसके बाद या रहेगा और आपका सा रहेगा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। तो छोटी बड़ी चा में है, चवर्ग में है, और इसमें बड़ा है, दोनों साथ में रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। तीसरा देख लीजिए कि 1 मिनट में आपका टवर्ग में क्या था, ऋतु रसा नाम। तो पूछेगा री का उच्चारण स्थान, इसके बाद रा और सा का उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है। एक बात और, दोनों जो आपके आते हैं द्विगुण, ये भी मूर्धे में आते हैं, इसको जानते रहिए। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तवर्ग में क्या आता है, लिरी, ये जो आपका संस्कृत में है, और इसके बाद रा और सा, लिरी तु लसा, यहाँ देखिए ला रहेगा, ला और सा, इसका उच्चारण स्थान दंत है। बाकी पवर्ग में ऊ और ऊ, बाकी पवर्ग है। इतने का उच्चारण स्थान आपको बता दिया गया। तो आपका उच्चारण हो गया, आघोष हो गया, सघोष हो गया। बाकी इसमें से लगभग लगभग हमारे हिसाब से कोई छूटा नहीं है। अब आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ, संयुक्त, द्विगुण, आगत, स्पर्श, लुंठित, पार्श्विक, नासिक, अघोष, महाप्राण, संघर्षी और माला, सब जितने भी प्रश्न बने हम सब प्रश्न बना के दे दिए हैं। अब आप अगर दोनों प्रश्नों को चाहे लिख लीजिए चाहे पूरा रट लीजिए, पूरी गारंटी है आप पूरे जीवन भूलेंगे नहीं। तो आपको अगर अब आप GICLT की तैयारी कर रहे हैं, TGT टेट हिंदी, TGT PGT की तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। और TGT का भी आप प्रश्न दोनों बनेगा, सबके लिए फ़ायदा है। और TGT का आपका हिंदी साहित्य का इतिहास तुरंत मतलब 1-2 दिन में आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप चैनल से जुड़िए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।